राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित हुए हैं। मानसून सत्र में बदसलूकी पर कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त 2021 को हंगामा किया था। कांग्रेस के 6, शिवसेना और टीएमसी के 2-2 सांसद निलंबित हुए हैं। सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद को निलंबित किया गया है। इनके नाम हैं सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस से, फूलो देवी नेताम कांग्रेस से, छाया वर्मा कांग्रेस से, रिपुन बोरा कांग्रेस से, राजामणि पटेल कांग्रेस से, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से, अनिल देसाई शिवसेना से, डोला सेन टीएमसी से, शांता छेत्री टीएमसी से, विनय विश्वम सीपीआई से, एलामरम करीम सीपीएम से। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने निलंबन को फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सफाई का मौका दिए बिना ही निलंबन की कार्रवाई की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज तक दिख रहा है कि मेल मार्शल ने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की थी, लेकिन अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है। उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं, कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर लग गई। राज्यसभा में कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में पास हुआ। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था। दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल अब पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा। तो लंबा समय लगा इसमें, 1 साल तक किसानों ने इसको लेकर आंदोलन किया और अब केंद्र सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। दोनों ही सदनों में बिल वापसी पर मोहर लग गई है और जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, बिल के पास होने पर या बिल को वापस लेने पर अंतिम रूप में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब इस बिल वापसी को भी दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधेयक 2020 कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। हाँ प्लीज। कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। हाँ प्लीज। कृषि सेवा पर करार विधेयक 2000। और प्रदेश में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार कर दिया। इमरजेंसी लेबर रूम में काम प्रभावित नहीं होगा। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध किया जा रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी की जा रही है। और चलिए अब आपको रेजिडेंट्स के काम बहिष्कार की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जयपुर, उदयपुर और कोटा की हैं, जहां रेजिडेंट्स ने मोर्चा खोल रखा है। रेजिडेंट्स के काम बहिष्कार से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अस्पताल की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। लाओ मैं ले लूंगा आपका फोटो।
और कृषि कानून वापसी किसानों की सफलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकार चर्चा से डरती है। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन हम किसानों को समझाने में असफल रहे, इसलिए तीनों कानूनों को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वापस लेने का काम करेंगे। और उन्होंने जो कहा वो आज किया भी। आज संसद के पहले ही, शुरुआती सत्र के पहले ही दिन के अंदर उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और संसद के अंदर भी पेश किए गए। ये बात बिल्कुल सही है कि अब किसानों को मोदी जी की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपने घरों की ओर लौटना चाहिए और आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। और फिर भी अगर कोई बात रहती है कि जो किसानों के हित में है, तो एक टेबल के ऊपर बैठ के उनकी चर्चा पर चर्चा करके और इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। में लोकसभा और राज्यसभा में किसान बिल पेश किया गया, जो बहुमत से पास किया गया। आगे की प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति महोदय के सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। जो काले कानून के लिए, 3 काले कानून के लिए जो सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रदेश में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार कर दिया। इमरजेंसी लेबर रूम प्रभावित नहीं होगा। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध किया जा रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी की जा रही है। और चलिए अब आपको रेजिडेंट्स के काम का बहिष्कार की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर, उदयपुर और कोटा, जहां रेजिडेंट्स ने मोर्चा खोल रखा है। रेजिडेंट्स के काम बहिष्कार से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अस्पताल की व्यवस्था चरमराने लगी है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार पर हैं और विरोध है नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी का। आज से जो है वो मरीजों की दिक्कतें जो है वो
बढ़ गई हैं। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी बिल्कुल जेन्युइन और बेसिक मांगे हैं और बहुत गंभीर मुद्दा है। एक्चुअली जो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग है वो लगातार कानूनी दावपेच में अटकती जा रही है और जो बैच 6 महीने पहले आ जाना चाहिए था वो उसके अभी तक आने वाले 6 महीने में भी आने के आसार प्रतीत नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट्स की कमी की वजह से हॉस्पिटल जूझ रहे हैं। अभी वर्तमान में केवल 2 ही बैच पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। होते एक साथ में 3 बैच चलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अभी 6 महीने से केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बैच ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से केवल 66% रेजिडेंट्स की क्षमता के साथ ही पूरे ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेज और उससे संबंध अस्पताल में काम हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज भी निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। हमारी ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हमारी केवल इतनी सी मांग है कि केंद्र सरकार अपनी इस मामले को उतनी गंभीरता से लेके सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेवें और एक फास्ट ट्रैक जजमेंट बना के 31 दिसंबर 2021 से पहले काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुए। लेकिन 6 जनवरी जो है वो अगली तारीख दी गई है, तो ऐसे में इससे पहले कैसे हो पाएगा? सर, 6 जनवरी से अगर 6 जनवरी भी कोर्ट की हियरिंग है, कोई काउंसलिंग की डेट नहीं है कि 6 जनवरी काउंसलिंग की डेट है। और जल्दी क्यों नहीं हो सकती? जब आधी रात को याकूब मेनन आतंकवादी जैसे अगर कोर्ट खुल सकता है तो पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो पैरालिसिस होने वाली है उनके लिए नहीं खुल सकता क्या? लेकिन अब आज से क्या लगातार जो है वो आप लोगों की स्ट्राइक रहेगी या फिर आज का ही सांकेतिक है? नहीं सर, हमारे सांकेतिक 18 नवंबर से चालू हो गया था। हमने बिल्कुल पहले शांतिपूर्ण तरीकों से हमने हमारी मांग का विरोध प्रदर्शन किया था। इसके में 18 नवंबर को हमने पूरे देश में ट्विटर अभियान चलाया नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी करने के लिए। उसके बाद हमने 20 नवंबर को हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। उसके बाद फिर हमने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट भी किया। कल रविवार से हमने 2 घंटे का एक सांकेतिक बहिष्कार किया। आज से हम संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से रहेगी और हम नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो, इसलिए हम इमरजेंसी सेवाओं को कंटिन्यू रख रहे हैं। लेकिन बाकी सेवाएं तो प्रभावित हो रही हैं, आप लोग नहीं होंगे तो कैसे काम हो पाएगा? ये बिल्कुल इसीलिए मरीजों के हित के लिए ही स्ट्राइक हो रही है। क्यों? अगर हम किस लिए कर रहे हैं? कोई पिकनिक पे जाने के लिए स्ट्राइक कर नहीं रहे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ये खबर भरतपुर से है, जहां यूआईटी और नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कों का हाल बदहाल है। निगम द्वारा निर्माण कराई जा रही सड़क कुछ दिन बाद ही धंस जाती है और हादसे को न्योता देती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला सरस चौराहे से बिजली घर जाने वाले गौरव पथ पर। कहने को तो गौरव पथ है, लेकिन हादसों को न्योता देते गड्ढे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। कई बार इनका निर्माण भी कराया गया, लेकिन निर्माण इस तरीके से कराया जाता है कि कुछ ही दिनों बाद सड़कें धंस जाती हैं। ऐसा ही एक जगह पर नहीं है, शहर के कई इलाकों में ये तस्वीर आमतौर पर देखी जा सकती है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जयपुर में न्यूज 18 का ये असर देखने को मिला। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर जिम्मेदार आ गया है हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर का बड़ा बयान। निगम से आउट होगी सफाई कंपनी बीवीजी। सफाई कंपनी बीवीजी को अब टर्मिनेट किया जाएगा। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। हर व्यक्ति नाराजगी जता रहा है कि जयपुर शहर की गंदगी का आखिर जिम्मेदार कौन है। सफाई कंपनी बीवीजी होगी आउट। यदि बीच में कोई गड़बड़ करेगा, सरकार और जनता के बीच में जो सेतु है वो गड़बड़ करेगा, हम कार्रवाई करेंगे। बीवीजी के हड़ताल से लगा था कचरों का ढेर, अब होगी सफाई और लौटेगी जयपुर की रौनक। बिल्कुल जायज है और सख्त है और आने वाले साधारण सभा में हम इन्हें टर्मिनेट करने वाले हैं। जिस बीवीजी कंपनी को मेयर मुनीश गुर्जर ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करवाने का फैसला लिया है, उस बीवीजी कंपनी को शहर की सफाई का ठेका मिला हुआ है। लेकिन 3 दिनों तक उसके कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राजधानी की सड़कों पर कचरों का अंबार लग गया था। एक अनुमान के मुताबिक बीवीजी कंपनी को जयपुर हेरिटेज नगर निगम में रोजाना 800 टन कचरा उठाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उसने कभी इस जिम्मेदारी से काम नहीं चलाया। हड़ताल के दौरान तो सांगनेर, जगतपुरा, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा और झोटवाड़ा जोन में ऊपर चले ही नहीं, जिससे वहां कचरों का अंबार लग गया था। न्यू सांगनेर रोड का हाल तो और भी बेहाल है। ये देखिए यहाँ किस तरह कूड़े का अंबार लगा है।
ये नज़ारा देखिए आप, न्यू सांगानेर रोड के एक इलाके का जो मेन सड़क पर जो है कचरे के ढेर जो है वो जगह जगह पर लगे पड़े हैं। लेकिन बीवीजी कंपनी के ऊपर भले ही ये कहा जा रहा है कि बीवीजी कंपनी ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन ये हड़ताल ग्राउंड पर क्या खत्म हुई है या नहीं हुई है वो आपको नजर आ रहा है। जयपुर नगर निगम की सफाई कंपनी और जयपुर नगर निगम के प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही का खामियाजा शहर भुगत रहा है। पहले से डेंगू और कोरोना की मार ने लोगों को घेर रखा और दूसरी तरफ ये कचरा जो है ये बता रहा है कि नगर निगम के अफसर किस तरह से काम करते हैं और बीवीजी कंपनी को अब आउट करना क्यों जरूरी हो गया है। सिर्फ सांगनेर ही नहीं, चार दीवारी क्षेत्र में भी कूड़े का ढेर लगा है और उस कूड़े के ढेर की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली है और उधर से गुजरने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में पर्यटन नगरी के रूप से विख्यात गुलाबी नगरी शहर जयपुर का ये परकोटा है, वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला परकोटा, जिसकी गुलाबी दीवारों को, गुलाबी मकानों को, गुलाबी तमाम चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। लेकिन इस छवि के साथ साथ मेरे पीछे जो आप तस्वीर देखेंगे ये है कचरे के ढेर की। जयपुर में कचरे के ढेर की वजह से हालात बहुत खराब है। राजधानी में इस कदर कचरों का ढेर लगने से सियासी बवाल भी शुरू हो गया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कंपनी हो या विधायक या फिर पार्षद, काम तो सबको करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, गीता में भी कहा कर्म कर भाई, कर्म करेगा उसके बाद तेरा फैसला करूंगा। तो कर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि जमीन पर कर्म करने के लिए सबकी जिम्मेदारी और सफाई के मामले में मेरी हमेशा से नाराजगी रही। लोग मेरे को कहते हैं आप तो नगर निगम जेडीए खिलाफ, अरे भैया मैं नगर निगम जेडीए खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। पब्लिक नाराज होती है तो काम तो करके दिखाना पड़ेगा। अब खुद जब वापस पार्कों में आए तो यहाँ ये कैंडल थीम पार्क इतना पैसा पास किया वापस, अब ये काम हो जाएगा। जो भी ठेकेदार हो, मान लो कोई गलत करे, जनता की भी ड्यूटी है, बाकायदा तय किया गया कि रोड गलत बने तो उसको उठाओ। इतनी गंदगी, परेशानी और सियासी बवाल के साथ साथ न्यूज 18 की मुहिम का असर होना तय था और वो हुआ भी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर ने साफ कह दिया कि बीवीजी कंपनी को शहर की सफाई का ठेका इसलिए दिया गया था कि शहर साफ रहे, और जब शहर में सफाई हो ही नहीं रही तो फिर तो उसे जाना पड़ेगा। आप देखिए इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी, इसीलिए मैं फील्ड में जाती हूँ, वार्ड वाइज जाती हूँ, तो ताकि सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। खुद मैं प्रयास करती हूँ कि वार्डों में जाकर लगातार मेरी बीबीजी से बात होती रहती है कि आपने यहाँ बूपर नहीं भेजे, यहाँ ये नहीं भेजे, तो नाराजगी बिल्कुल जायज़ है और सख्त है और आने वाले साधारण सभा में हम इन्हें टर्मिनेट करने वाले हैं और आप मानकर चलिए कि बीबीजी का काम जीरो हो गया है। मेयर ने बीवीजी को आउट करने का फैसला तो कर लिया है और इसके साथ ही ये उम्मीद भी जगी है कि जहां जहां कचरों का ढेर लगा है वहां अब तेजी से सफाई होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद और राकेश शर्मा के साथ जयपुर से लवली बधवा की रिपोर्ट। डीएपी और यूरिया की किल्लत के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार की बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। चूरू में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किसानों की बर्बादी का कारण राज्य सरकार को बताते हुए कहा है कि जितनी यूरिया और डीएपी की मांग राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से की थी उससे ज्यादा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन सरकार उसका बंटवारा नहीं करवा पाई, जिसकी कीमत किसान चुका रहे हैं। सरकार ने जितनी यूरिया और डीएपी की मांग की थी केंद्र सरकार ने वो सारी उपलब्ध कराई। 2 लाख मेट्रिक टन डीएपी की मांग राज्य सरकार ने की, 2,35,000 डीएपी केंद्र सरकार ने भेजी, परंतु दुर्भाग्य ये है कि अब तक लगभग 1,74,000 मेट्रिक टन डीएपी इन्होंने वितरित की। ये सरकार की ना इंतजामिया के कारण से इस प्रकार का नुकसान किसानों को भुगत रहे हैं। आज पहली बार यूरिया को लेकर किसान लाइन में खड़ा है। सरकार को समय पर रहते हुए सारा प्रोक्योरमेंट करना चाहिए था ताकि किसान बर्बाद नहीं होता। सीएम गहलोत ने आरपीएससी को सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। 3 करोड़ 73 लाख की लागत से बिल्डिंग का निर्माण होगा, जिसमें सभी फैसिलिटी मौजूद होंगी। समय के साथ साथ में आपने नवाचार भी किए हैं, जिसका अभी उसमें प्रेजेंटेशन में डिटेल्स आई तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये कह सकता हूँ कि
ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। 21वीं सेंचुरी आ गई है। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि IT और कंप्यूटर का युग आएगा, तो वो आ भी गया। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन भी है। तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब नवाचार ऐसे हों जिससे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी सब तरह से हो, एग्जाम में भी, पेपर सेटिंग में भी, और एप्लीकेशन देने में भी जो बताया गया प्रेजेंटेशन में, परिणाम आने में भी, सब तरह से ट्रांसपेरेंसी कैसे हो। अब संभव भी है, IT के बाद में संभव है कि समय का बचाव और हम लोग कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं प्रदेशवासियों में भी, आम नागरिकों के अंदर भी, और जो एग्जाम देते हैं बच्चे उनको भी अंदर भी। और उसके लिए आपने काफी अच्छे इवन टोटलिंग तक की बात आपने बताई कि किस प्रकार से DPC का मॉडल और ग्रीवेंसेस पोर्टल, सिलेबस की स्केलिंग की जो झंझट थी वो समाप्त होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह से, क्योंकि इतने डिस्प्यूट कई बार कोर्ट में चले जाते हैं, उसके कारण से लंबा खींच जाता है। नौकरियों का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा के भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। तो जो एक प्रकार से भर्ती जब प्रारंभ होती है या घोषणा होती है तो लोगों को जो खुशी की लहर होती है, पर ये जो अटकाव आते हैं कई बार, तो मैं समझता हूँ कि साल 2 साल 4 साल लग जाते हैं। RPSC भी कई बार 2018 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला 2 दिन अपने गृह जिले झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इससे पहले जयपुर से लेकर झुंझुनू तक बड़े ही शाही अंदाज में मंत्री बृजेंद्र ओला का स्वागत हुआ। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने राजस्थान रोडवेज के वर्तमान कर्मचारियों, रिटायर्ड में कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। बृजेंद्र ओला ने कहा कि अब रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री बनने के बाद बृजेंद्र ओला पहली बार अपने गृह जिले में आए हैं और इनका ऐसा शाही स्वागत किया गया है जो इस राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। झुंझुनू, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक गिनती तो नहीं की गई, लेकिन लोगों का कहना है कि 150 से ज़्यादा इनका स्वागत हुआ है। ओला साहब, आपके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सड़क सुरक्षा की भी बात है, सड़क सुरक्षा का जिम्मेदारी है। तो परिवहन विभाग की एक योजना थी ऑटोमेटिक ड्राइवर ट्रैक की, वो योजना पूरे प्रदेश में लागू होनी थी, लेकिन किसी भी कारणवश वो लागू नहीं हो पाई, और वो वैसे सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी 11 जिलों में लागू हुई है, बाकी के जो जिले बचे हुए हैं झुंझुनू में तो निश्चित रूप से वो होएगी लागू। उसमें बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, अब उनको भी हम दूर करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो सब जिलों में अपन लागू करेंगे उसको। रोडवेज की बात करें तो 2016 से लेकर 20 तक जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको प्रीलाभ भी नहीं मिला है। इसके लिए रोडवेज को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी 243 करोड़ की। तो अपनी क्या योजनाएं रहेगी जिसके कारण ये समस्या आगे नहीं आई? वो ज़मीन रोडवेज ने बेची नहीं है, गवर्नमेंट को दे दी है कि आप रखो और हमको 243 करोड़ रुपये दो। उसके अलावा भी हम और व्यवस्था कर रहे हैं 500 करोड़ रुपये के धन की दूसरे सोर्स हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसी साल में हम 2021 तक का जो भी रिटायर होने वाले हैं उन सब के परिलाभ हैं, चाहे वो ग्रेजुएट है, उनकी पेंशन है, उसका भुगतान करा देंगे। उनकी निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत है, कुछ लोग तो बेचारे गुजर गए, उनके बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनके परिवार को आ रही है, तो ये हम 2021 तक का पेमेंट करवा देंगे। और आगे ये कोशिश करेंगे कि जिस दिन वो रिटायर हो उसी महीने में उसको मिल जाए। तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि तनख्वाह हर महीने उनको निर्धारित समय पर मिल जाए। कोशिश ये करेंगे कि रोडवेज का संचालन जो खर्चा है उसको कम करें और उनके आय बढ़ाने की कोशिश करें। रोडवेज निश्चित रूप से एक बहुत सोशली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कल्याणकारी राज्य में। अपन उसको सिर्फ इसी दृष्टि से नहीं देख सकते कि ये लाभ में ही चले, पर लाभ में चलनी भी चाहिए। पर ये एक उसके जो उद्देश्य था गठन करने का, उसमें ये था कि साफ़ सुथरी अच्छी
और सुगम यातायात लोगों को उपलब्ध हो। अपन कल्पना कर सकते हैं कि रोडवेज नहीं हो तो क्या हालत हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, पर निश्चित रूप से हम रोडवेज की स्थिति सुधारने पर कार्य योजना बना रहे हैं, उसकी स्थिति सुधारेंगे। रोडवेज को निगम से विभाग बनाने के लिए पूर्व मंत्री ने भी प्रयास किए थे, अब अपनी क्या योजनाएं रहेगी विभाग बनने के बाद? काफ़ी ज़्यादा जिस स्टेट में ये विभाग के तौर पर चल रही है उनका हम अध्ययन करवा रहे हैं, और अगर वो मॉडल ठीक रहा और वहाँ लाभ में चल रही हो तो अपने 20 और बढ़ेंगे आगे। ये थे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, जिन्होंने कहा है कि रोडवेज की काया जरूर पलटेगी, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो रोडवेज को निगम से विभाग बनाना है, उसके जो अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है वहाँ का भी वो करवाएंगे, उसके बाद इस पर कोई निर्णय करेंगे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।